हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर आपको इस चैनल पे होने वाली बातचीत से कुछ सीखने को मिलता है या आपकी पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। एक कॉन्वर्सेशन चल रही है पिछले 2-3-4 दिनों से। नेहरू जी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद एक फॉलोइंग वीडियो, और उससे एक और आइडिया मुझे मिला जिसका कि मुझे रियलाइजेशन हुआ कि किसी जेंटलमैन ने कमेंट किया था कि हमारी कंट्री का बुरा हाल है। और मुझे उसने थोड़ा सोचने पे मजबूर किया कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है, क्योंकि एज ए किड जब मैं स्कूल में था या छोटा था, चीज़ें आसपास देख के, क्योंकि जब आप एक बहुत छोटे पेरीफेरी में देख रहे होते हो ना, आपको पूरा एक व्यू नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, कभी किसी वीडियो का ड्रोन शॉट देखो और उस जगह पे खड़े होने का चारों तरफ का शॉट देखो, आपको दिखेगा कि ओ मतलब इतना डिफरेंट है, ऊपर से चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो कि रियलिटी है। तो एक्चुअली फिनोमेनन के मामले में या फिर कंडीशन या सिचुएशन के मामले में भी ऐसा ही होता है। जब आप एक जगह खड़े होकर उस चीज़ को देख रहे होते हो, जब आप उस चीज़ के अंदर होते हो तो शायद आपको उस चीज़ की सिचुएशन, कंडीशन, स्पीड, परफॉर्मेंस का पता ना चले, जबकि आपके पास अगर उसके कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारा डेटा हो और आपके पास थोड़ी सी हिस्ट्री भी हो कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की एज ए कंट्री। मुझे पढ़ने को मिला कि हमारा बहुत बुरा हाल है एज ए कंट्री। मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं स्कूल के दिनों में छोटा था। थोड़ा सा लगता था कि यार कुछ दबंग नेता आना चाहिए जो कि फ़ैसले ले और बड़े फ़ैसले ले, रिस्की फ़ैसले ले, रिस्क लाइक आगे बढ़ के चीज़ें करे। और हाँ, उस चीज़ की कुछ किसी हद तक ज़रूरत भी है। मैं करंट गवर्नमेंट में मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उससे काफ़ी मामलों में एग्री करता हूँ, कुछ मामलों में नहीं करता। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह से मुझे थोड़ा सा सिनिकल मैं हूँ, क्योंकि कुछ फ़ैसले उन्होंने जो लिए पिछले दिनों में वो एक तरह से डिटीरियोरेटिंग साबित हुए इकोनॉमी के लिए। और ऑफ कोर्स उसमें कोविड का भी काफ़ी बड़ा रोल है, लेकिन ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस ठीक है। थोड़ा सा अगर हमारी कंट्री के एनवायरनमेंट की तरफ, एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी और जनरल रिसोर्सेज की क्वालिटी जो है, अगर लाइफ के लिए जो ज़रूरी होते हैं उनकी क्वालिटी पे लोगों की थोड़ी सी सिविलिटी इंक्रीज़ करने में कि ड्राइव कैसे करना है, अपने आप को चलना कैसे है, थूकना नहीं है, इन चीज़ों की ट्रेनिंग पे, सफाई वगैरह पे, जो कि आई थिंक कुछ पार्ट में गवर्नमेंट कर भी रही है, इन पे काम कर भी करे अगर, तो शायद और अप्रिशिएट किया जा सकता है। बट सो फार सो गुड। कहना मैं चाहता हूँ कि नहीं, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ मैं बचपन में खड़ा था और जब मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी कि कंट्री बहुत पीछे है, और आज मैं जहाँ खड़ा हूँ उसमें ये फ़र्क है कि आज मैं देख सकता हूँ उन कंट्रीज़ के एग्जाम्पल जो हमारे साथ आज़ाद हुए थे। क्योंकि जब हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक फ़िल्म देखी थी हमने, अपरिचित, जो कि साउथ की मूवी है, जो कि हिंदी में डब होके आई थी और सुनने में थोड़ा अजीब। जब आप मूवी देखते हो तो आपको कानों में जी लग रहा होता है कि यार ये बोल कुछ और रहा है लेकिन आवाज़ कुछ और आ रही है, क्योंकि वो एडलिब हो रखा होता है, लिप्स डब हो रखा होता है। तो उसमें एक अपरिचित, या आई थिंक उसी मूवी में ही है। साउथ की एक और मूवी है तमिल कह रहा हूँ, कमल हसन की, जिसमें कमल हसन के बाप का भी रोल उन्होंने और बेटे का भी उन्होंने किया है। उसमें भी आई थिंक एक ऐसा सीन है, दोनों मूवी में आई थिंक एक कुछ कॉमन सीन है जिसमें वो कंपेयर करते हैं कि कैसे कोरिया या फिर सिंगापुर हमारे से बाद आज़ाद होने के बाद भी कितना आगे चले गए हैं हमसे। तो हमें थोड़ा सा, अगर हम सोच को बीच में लाएंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि उसकी कुछ वजहें हैं। वो लोग बहुत आगे चले गए। फॉर एग्जांपल, कोरिया में अमेरिका ने शुरू से ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। कोरिया की डिफेंस की जो पूरी जिम्मेदारी है वो अमेरिका ने अपने ऊपर ले ली थी। तो कोरिया को एक, जिसे कहते हैं, एक नेस्टिंग एनवायरनमेंट मिला जिसमें वो फ्लरिश करके ग्रो कर सका, और ऑफ कोर्स वहाँ के लोगों की क्वालिटी भी थी। उसके बाद सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, कंट्री भी नहीं है अपने आप में, और उनको लकीली लीडर मिल गया ली कुआन हू जैसा। तो दोनों की सिचुएशन, एक सिटी स्टेट को डेवलप करना, एक बहुत छोटे एरिए को, चाहे लोग ज़्यादा भी हों उसमें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट लोकेशन पे भी है, कंपैरेटिवली रिलेटिवली ईजी है।
डेवलप करना, मुकाबले एक इंडिया जैसी कंट्री को जो डाइवर्सिटी में, एरिया में, टोपोग्राफी में, वेदर में, लोगों के नेचर में, नॉर्थ से डिफरेंट है साउथ के लोगों का नेचर, टेम्परामेंट के मामले में, एजुकेशन के मामले में, रिलीजन के मामले में, कास्ट का एक और तड़का आगे से डला हुआ है, बैकग्राउंड हिस्ट्री के मामले में, पैसे की इकोनॉमिक डिफरेंस के मामले में, टोटली बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज टोटली निचोड़ लिए गए हैं। 2 वर्ल्ड वॉर अभी होके हटी हैं, किसी के पास पैसे नहीं है जो दुनिया में लगाता। अमेरिका ने मार्शल प्लान यूरोप के ऊपर खर्च किया हुआ है, जापान को और कोरिया को भी शायद बचाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया पे 2 कौड़ी का ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। आई मीन उनको ज़रूरत भी नहीं है शायद। ऊपर से जिस कंडीशन में देश आज़ाद हुआ, साथ के साथ ही 48 में वॉर हो गई पाकिस्तान से हमारी, वो हमको काइंड ऑफ ऐसे देखते हैं जैसे कि शायद हमें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और वो हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं, इसलिए वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनने की कोशिश कर रहे हैं। वॉर्स हो रही हैं, एनिमोसिटी हो रही है, हम सोवियत मॉडल को मिक्स करके कोई अजीब सा ही मॉडल चला रहे हैं जिससे कि कंट्री कुछ आगे कुछ पीछे, मेरी खुद की नेहरू से शिकायत है कि हमें एक फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों नहीं बनाया गया, सोशलिज्म की तरफ हम क्यों गए, ये मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत है। पर मैं इसलिए नेहरू को ऐसे नहीं जज करता कि ठीक है यार, उस वक्त उनको जो सही लगा उन्होंने अपने विजन के हिसाब से कंट्री को चलाया, और जैसा भी चलाया कभी डूबने नहीं दिया एटलीस्ट, बट anyway, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, हम बात कर चुके हैं उस बारे में ऑलरेडी। पर इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद बहुत बड़े बड़े वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल या दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स के इस प्रेडिक्शन के बावजूद कि इंडिया एक बास्केट केस है, ये एज ए कंट्री अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा, किसी न किसी रूप में विघटन हो जाएगा, या हमने एक्चुअली और एरियाज इंक्लूड किए, सिक्किम, गोवा, अपने सॉरी आई अपोलोजाइज, एक बहुत ही लाउड मोटरसाइकिल बाहर से गई थी। हमने अपने एरिया को भी बढ़ाया, हमने अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली हर तरीके से ग्रो किया, लड़ाइयाँ लड़ी, वॉर्स में कहीं नुकसान उठाया, कहीं जीते, एक दूसरा देश बनाया, हर तरह के टेस्ट्स से गुजरे और अपने आप को प्रूव किया, और हम एक आज भी आगे की तरफ और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया में एक नाम है हमारा, एक पॉजिटिव वे में एज ए कंट्री, हमारी कंट्री के लोगों के टैलेंट को माना जाता है पूरी दुनिया में। हमारा कंट्री भी हर तरीके से ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपने आप में। ऑफ कोर्स अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसी लेवल पे फिर सामने पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, या जिनको देख के हम अपने आप को लाइक गर्व महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि एक्सट्रीम लेवल का नेशनलिज्म, क्रेजी लेवल का वो हो जाए, वो भी फिर नुकसानदायक ही होता है। लोग कहते हैं यार ये जैसे कहते हैं कुत्ते को घी नहीं हजम हो रहा, वो वाली सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं पोलाइट होके अपनी कैपेबिलिटी पे पर भरोसा रखते हुए एक ह्यूमिलिटी के साथ आगे बढ़ना, बट हम सही कर रहे हैं ये विश्वास भी, क्योंकि हम कर रहे हैं, होना ज़रूरी है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पहली बात तो हम चाइना के साइज़ की कंट्री हैं, हमारे साइज़ की जनरली कंट्रीज़ ही नहीं है दुनिया में, ठीक है। बट फिर भी हमारे साथ या हमारे से लगभग सेम टाइम पे आज़ाद हुई कंट्रीज़ का अगर आप एग्जांपल लोगे तो मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हमारे से 10-15 साल के गैप में आज़ाद हुई हैं। उन सब में जहाँ बुरे हालात हैं वहाँ सिविल वॉर चल रही है, और जहाँ अच्छे हालात भी हैं वहाँ पे भी करेंसी की डिवैल्यूएशन है, रिसोर्सेज एज इन नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लूट मची हुई है, ठीक है। जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक कंट्री है, जिम्बाब्वे हो गया, इथियोपिया हो गया, लेकिन वहाँ पे भी अभी टिग्रे रीजन में सिविल वॉर शुरू हो गई है। इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया में आई थिंक सिविल वॉर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन लीबिया था, लीबिया के पास तेल भी था, लेकिन वहाँ सिविल वॉर हो गई। तो आप देख रहे हो ये सारी कंट्री, साउथ अफ्रीका के में तो एक्चुअली गोरों ने उसे डेवलप किया है, बट वहाँ पे भी क्राइम और पता नहीं किस 36 तरह की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। क्राइम के मामले में, रेप के मामले में दुनिया में सबसे आगे है वो कंट्री। तो इन्हीं कंट्री का एग्जांपल लोगे ना आप, अपने आप को इन्हीं सबसे कंपेयर करोगे, हम इनसे किस में पीछे हैं? स्पेस टेक्नोलॉजी में पीछे हैं,
पावर में पीछे है, मिलिट्री में पीछे है, किस चीज़ में पीछे है? अगर आप चाइना से भी हमें कंपेयर करो, चाइना के साथ भी अंटिल 80s जब डेंग जाओपिंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए तब वो आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। उस टाइम तक वो हमसे 2 कदम पीछे ही थे। जितनी बर्बादियाँ और जितनी मौतें उन लोगों ने देखी हैं, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। उनका तो पूरा कल्चर ही मर गया। जैसे जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और लाइक क्या कहेंगे उसे, एक तरीके से गुस्ताखी है ये बेसिकली की है उनके लीडर्स ने। वो एक वन पार्टी सिस्टम है, पूरी की पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप है। उन्होंने फ्री मार्केट, कहने को कम्युनिस्ट है, फ्री मार्केट अपना लिए, दे दबा के रेड मार के काम कर रहे हैं, जनता की कोई औकात नहीं है। तब जाके वो ग्रो हुए हैं। और वो ग्रो भी कैसे हुए हैं? वो हमसे लगभग 10-15 साल पहले उन्होंने रिफॉर्म्स कर दिए थे, ठीक है। इसलिए वो आपको दिखते हैं वो हमसे इतना आगे कि हम 3 ट्रिलियन पे बैठे हैं, वो 14 ट्रिलियन पे बैठे हैं। जो वो 10 साल है ना, जो अर्ली जिसको 10-15 साल का अर्ली स्टार्ट मिल जाता है, वो आगे जाके इसी लेवल का इफेक्ट शो करता है। और प्लस यस, वन पार्टी सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है, काम कर गेटिंग थिंग्स डन इज़ ईजियर ओवर देयर बिकॉज इट्स वन पार्टी सिस्टम। इतना फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन रहने की क्वालिटी क्या वहाँ बेटर है? वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप जाओगे, वहाँ आपको चाइनीज़ लोग मिलेंगे। वो चाइना छोड़ के जब आते हैं ना, तो सब कुछ बेच के आते हैं। कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते वहाँ से। मे बी उनके रिश्तेदार होंगे, इतना कांटेक्ट होता है बस। हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं ना, वो चाहे ये मैं वहाँ के आपको अपर मिडिल क्लास चाइनीज़ की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं वो लोअर मिडिल क्लास के भी होते हैं, तो सब कुछ बेच के नहीं जाते। वो यहाँ भी रखना चाहते हैं अपना। वो यहाँ से एक प्रॉपर फिजिकल टेंजिबल कनेक्शन मेंटेन करते हैं। चाइनीज़ ऐसा नहीं करते, उनको मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ एफ्लुएंस तो आपको दिख रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे सारी की सारी डोर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट चाहे तो 1 मिनट में आप 0 से हीरो और हीरो से 0 बन सकते हो। तो इतनी ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में कौन रहना चाहेगा? तो ये बात है यार, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम कोशिश करेंगे कि हम फक अप ना करें इस सिचुएशन को। सिर्फ अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते रहें, बिल्कुल ढीले ढाले स्लो तरीके से भी चले, तो भी हम अपने आप ही दुनिया में सबसे आगे पहुंच जाएंगे। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। एक बहुत सिंपल रीज़न है। इस पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट और क्या कहेंगे उसे, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डायनामिक जिसे कहते हैं रिसोर्स, वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। हमारे यहाँ ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करने पे धीरे धीरे ज़ोर बढ़ता जा रहा है। शुरू से ही था और आगे भी बढ़ता जा रहा है। और वो जो ह्यूमन पोटेंशियल है ना, वो इस कंट्री को ऑटोमेटिकली दोबारा गोल्ड लेडन, सोने की चिड़िया जिसे कहते हैं, वो बना के ही रहेगा। हम कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप होगा। ये मैं आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शन अभी बताता हूँ। प्रेडिक्शन नहीं है ये, एक्चुअली कैलकुलेशन है। इस देश के टैलेंटेड लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, काम करते हैं, अपने देश के अंदर भी काम करते हैं, अपने देश के अंदर काम करके बाहर से पैसा अंदर लाते हैं, बाहर जाके काम करके बाहर का पैसा अंदर भेजते हैं। और इस तरीके से कंट्री हम उनसे 1/4 साइज़ की इकोनॉमी भी नहीं है चाइना से, और हमारे पास उनसे ऑलमोस्ट हाफ या 1/3 फॉरेन एक्सचेंज है। 600+ बिलियन, $650 बिलियन। चाइना के पास कितना है? 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर। तो सोचो इस बात को। पैसा इंडिया में आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे महंगा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग रिसोर्स है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स है। और बाकी रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है। फूड वगैरह में हम बहुत अच्छे से सेल्फ सस्टेन्ड है। यही चाहिए होता है। आज ना कल हमें बनना ही है, टॉप पे आना ही, सिर्फ टाइम की बात है। तो इसलिए हम बहुत सही कर रहे हैं। हम कोई नहीं डूबे हुए, हम बिल्कुल बढ़िया जा रहे हैं। टेंशन मत लो। बेवकूफ़ी ना करने की कोशिश करनी चाहिए हमें सिर्फ कुछ गलत नहीं करना, बस इतनी बात है। तो होपफुली आपको जानने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही।